गुड मॉर्निंग क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल वॉल्यूम 4 ज्योग्राफी में कॉफ़ी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी एक गुड क्वालिटी कहना चाहिए कि फाइनेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड नोन एज ओके यू नो दैट अबाउट द बेवरेज क्रॉप। ये आती है किसमें? ये आई बेवरेज क्रॉप में। पहला टी भी था इसमें और ये कॉफ़ी भी है। बात समझ आ गई ना? तो अरेबिका कॉफ़ी ब्रॉड करी जाती है अरेबिका से, जो है नाम उसका यमन से ब्रॉड करी जाती है, यमन से लाई जाती है। अरेबिका क्वालिटी है इसकी। बात समझ में आ रही ना? अरेबिका क्वालिटी कॉफी ब्रॉड फ्रॉम द यमन, सो दिस इज फाइनेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, फाइनेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी देख लीजिए, बाबा भूदान हिल कॉफी, एक फाइनेस्ट क्वालिटी कॉफी इंट्रोड्यूस इन बाबा भूदान हिल्स। इसके बाद बात कर रहे हैं 13% ऑफ द वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। 13%। देखिए पूरी दुनिया में हम लोग जो बेवरेज के बाद हम लोग वेजिटेबल क्रॉप उगाते हैं यानी कि प्रोडक्शन करते हैं, वो कितना करते हैं? पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का 13%, ओवरऑल जितना भी वर्ल्ड में होता है उसका 13%। सो एक लार्ज अमाउंट ऑफ द वेजिटेबल ग्रोइंग ओवर हियर इन आवर नेशन। ओके, इसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात हम लोग कर रहे थे। हॉर्टिकल्चर में 13% वेजिटेबल हो गया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट में हमारा देश जो है कहना चाहिए वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यू नो दैट अबाउट द पल्सेस प्रोड्यूस हाईएस्ट या हाईएस्ट कहना चाहिए लेवल पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और इसी लेवल पे हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। कंज्यूम के साथ दूसरे उस पर हमारा ऑयल सीड ऑल्सो फर्स्ट पोजिशन एंड द हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑल्सो द फर्स्ट पोजिशन इन द वर्ल्ड। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पहली पोजीशन पे पूरी दुनिया में जो ये ग्रोइंग करी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सबसे पहले बेवरेज क्रॉप में था, है ना? ये है फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन। फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन में शुगर केन आ जाएगा, ट्री, कॉफी, ये सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब खाने वाले हैं लेकिन ग्रेन नहीं है ना? ग्रेन से हटकर है लेकिन फूड क्रॉप है। इसके बाद हमारा आ जाएगा नन फूड क्रॉप। नन फूड क्रॉप में देखिए रबर, द बेसिक प्रोवाइड द बेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। यू नो दैट अबाउट ऑल टाइप ऑफ द व्हील। आपको पता है जितने भी टायर होते हैं वो रबड़ से ही बनते हैं। बात मेरी समझ में आ रही? तो रबड़ इन द प्रोडक्शन ऑफ रबड़ अवर नेशन हैविंग अ 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 5वें स्थान पे, फर्स्ट द 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड। देखो दिस इज इक्वाटोरियल क्रॉप। इक्वाटोरियल क्रॉप का मतलब है कि जहाँ पे हैवी ह्यूमिडिटी होती है और खूब पानी बरसता है। ओवरऑल एनुअल रेनफॉल इज 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस और एबव। 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर जहाँ पे होता है और 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होगी, वहां पे आपकी रबर की पैदावार अच्छी। पूरी दुनिया में 5th पोजीशन पर इंडिया बिलोंग करता है। द मेन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द रबर लिखा हुआ KKT, शॉर्ट फॉर्म है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। दीज ऑल आर स्टेट प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट कहना चाहिए अमाउंट ऑफ द रबर। बहुत हाईएस्ट अमाउंट में रबर की पैदावार होती है। गारो हिल्स ऑफ द मेघालय। आपको मेघालय सुना होगा, मौसिनराम मेघालय स्टेट है, मौसिनराम जगह, रिसीविंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो कहना चाहिए कि इसका मेघालय का एक शहर है शिलोंग, फ्रॉम द 55 किलोमीटर। 9th में हम लोगों ने बताया भी था कि एक वाटर हार्वेस्टिंग करता है और एक जो है हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। तो ये तो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड होता है कि चेरापूंजी के बाद मौसिनराम रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड एंड जो हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। लेकिन शिलोंग द कैपिटल ऑफ द मेघालय फिशिंग अ वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, किसको क्या मिलना है वो उस पे होता है। पहली दूसरी चीज फाइबर क्रॉप, ये तो हो गया रबर क्रॉप। पहले में हो गया आपका नन फूड में पहला होता है रबर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में देखिए इसमें 4 होते हैं, मतलब 4 टाइप ऑफ द क्रॉप आर ओवर हियर। पहली कॉटन, फिर जूट, फिर हेम्प और नेचुरल सिल्क। आपको पता है कॉटन तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। कॉटन, जूट, हेम्प। हेम्प होता है सन, जो बुंदेलखंड में भी होता है, यहाँ भी होता है, पूरे प्रदेश में होता है ना। लेकिन इन दिस टाइम हेम्प का जो प्रोडक्शन है
वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसके फेवरेबल में नहीं है। राबी क्रॉप है सर, ये हेम्प राबी क्रॉप होता है। इसके बाद कॉटन, जूट और हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये है कैसे आपके, दीज ऑल आर अ फाइबर क्रॉप। रेयरिंग द सिल्क वर्म, देखिए अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तो डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ, डायरेक्टली मतलब खेती करके ये फार्मिंग के बाद कॉटन, जूट और हेम्प का प्रोडक्शन कर लिया जाता है। बट द नेचुरल सिल्क नॉट फॉर द डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मिंग, इसको सेरीकल्चर के माध्यम से, बात समझ में आ रही ना, सेरीकल्चर इसकी जो वो है वॉर्म्स हैं, ये जो वार्म है इसके वो पाले जाते हैं, ठीक है, और इसको जो है इसके बाद कलेक्ट किया जाता है रेशम को, तो ये नेचुरल सिल्क कहलाता है। इसी इस व्यवस्था को रियरिंग द बार्म ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। क्वेश्चन आ जाता है सेरीकल्चर से क्या समझते हैं, सेरीकल्चर, ठीक है, तो सेरीकल्चर ये व्यवस्था है, सेरीकल्चर TURA, ठीक है, तो सेरीकल्चर रियरिंग ऑफ द वर्म ऑफ सिल्क, ये सेरीकल्चर। तो दिस इज द फाइबर क्रॉप। कितनी हो गई, 4। वो पूछ लेगा एग्जाम में, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर क्रॉप, तो आप लिखेंगे कॉटन, जूट, हेम्प या नेचुरल सिल्क में से कोई एक, या वैसे पूछ लेगा कि राइट अ नेम ऑफ द फाइबर क्रॉप हु डोंट डायरेक्टली गेनिंग या गेटिंग ऑब्टेनिंग फ्रॉम द फार्मिंग, तो ये होगा नेचुरल सिल्क ओनली, कि डायरेक्टली नॉट गेटिंग या नॉट ऑब्टेनिंग डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मिंग, दिस जस्ट द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म एंड कलेक्ट द सिल्क, है ना, आफ्टर दिस। इसके बाद है आपका कॉटन। कॉटन देखिए, वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन आपको पता है ये हमारा मेन जो वो है रॉ मटेरियल है, काय के लिए, रॉ मटेरियल है, मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, मतलब कॉटन जो इंडस्ट्रियां हैं उसके लिए मुख्य एक रॉ मटेरियल्स का काम करता है। आपको पता है, यू नो डेट अबाउट एनी ऑफ द इंडस्ट्री नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकती। सो वी डिपेंडेंसी ऑफ द टोटल डिपेंडेंसी तो नहीं कहेंगे क्योंकि जापान भी रिसोर्स के बिना काम कर लेता है, लेकिन मोस्टली जो ऑल द इंडस्ट्रीज फॉर कहना चाहिए कि फूड ग्रेन की जो भी इंडस्ट्रियां हैं या मिनरल इंडस्ट्री, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करती है ना। जितना जिसका रॉ मटेरियल होगा सस्ता होगा, उतना अच्छा प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में अपना अच्छे रेट पे सेल कर लेंगे। तो दिस इज द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री। और इसके बाद इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन इन द वर्ल्ड। देखो तीसरी पोजीशन है भारत की, थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड, है ना, POA इन द वर्ल्ड, पोजीशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो हमारी कंडीशन है, वो पोजीशन है, जो स्थान है वो कौन सा है, थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड, किसका, इंडिया का, बाय द ग्रोइंग कॉटन। Cotton is the raw material, main raw material for the cotton textile industry. Required temperature, require high temperature and light rainfall. देखिए इसको चाहिए है हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर T ऊपर को एरो बना लो, मतलब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और लाइट रेनफॉल, लाइट का मतलब होता है हल्की वर्षा, लाइट रेनफॉल, ये एनुअल रेनफॉल रहेगी वो लाइट रहेगी, बहुत हल्की रेनफॉल रहेगी, और जो कहना चाहिए कि हमारा टेम्परेचर है वो उसको ऊपर रहेगा, बहुत ही ऊपर रहेगा। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 210 फर्स्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर द ग्रोइंग। देखो इसमें कॉटन में 210 फ्री फ्रॉस्ट डे चाहिए, कोहरा रहित दिन चाहिए, इसमें फ्री फ्रॉस्ट डे, ओके। तो ये है इसके कि ये जो कंडीशन है, दिस फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोइंग कॉटन इन इंडिया, तो तीसरी पोजीशन पूरी दुनिया में, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, हेवी रेनफॉल, हेवी हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल चाहिए। ध्यान रहे आपके जो दिमाग में चलता है हैवी रेनफॉल और हेवी टेम्परेचर, तो जहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा चाहिए, डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल चाहिए, है ना, तो ध्यान रहे। और मोस्टली वो कह देगा ऐसी फसल का नाम बताइए, नेम अ क्रॉप कहना चाहिए कि कंपल्सन फॉर 210 फ्री फ्रॉस्ट डे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉटन इज द क्रॉप
having a 200 मतलब require 210 feet frost day and also require the high temperature and light rainfall. So this is a crop of the cotton in India. Okay, this is the main raw material of the cotton textile industry. इसके बाद it is खरीफ क्रॉप. ये जो है जो कॉटन है आपका कैच में जाएगा, खरीफ क्रॉप में जाएगा. यू नो दैट अबाउट द क्रॉप पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया. राबी खरीफ और जायद आप इसको पढ़ भी चुके हैं. तो दिस बिलोंगिंग टू द खरीफ क्रॉप. अब इसमें जो मेन जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो भी देख लीजिए. मेन प्रोड्यूसिंग एरिया है आपका महाराष्ट्र, MH है ना. इसमें महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. महाराष्ट्र, गुजरात, MP और KR. These all are state having a highest producer of the cotton in India. भारत में सबसे ज़्यादा इसकी खेती जो है करी जाती है ना. तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि कॉटन का जो इंडस्ट्री है वो एक मेन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया में. अगला हो गया आपका जूट. याद नहीं, जूट देखिए, दिस इज नोन एज द गोल्डन फाइबर. गोल्डन फाइबर भी इसको कहते हैं. ठीक है, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. इसलिए गोल्डन फाइबर क्योंकि जो है कि भैया जूट के कहना चाहिए हुगली रीजन में जूट का एक एबोंडेंट सोर्स है. एट द एरिया ऑफ द हुगली रीजन इन वेस्ट बंगाल मोस्टली जो जूट growing area due to Hooghly region provide a atmosphere for proper growing of the jute. So ये favorable condition है. पूछ लेता है कि name the area providing a proper jute production in India. तो this is a golden fiber कहते हैं. High temperature required during the time of growth. जूट में कहना चाहिए टी कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए. वो कहना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग टाइम ऑफ द जूट. मतलब जैसे ही उसकी ग्रोइंग होती है, जब उसकी ग्रोइंग का मतलब है जब वो बढ़ते हैं पौधे, तब उन्हें कहना चाहिए किसकी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायर होती है. वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय. हाँ, वेस्ट बंगाल मैंने बोला था, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा. वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा, बिहार. वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मेघालय. It used the making gunny wax, made ropes, yarn and carpet. These all are a state. पहला state बंगाल, बिहार, उड़ीसा. These all are a state for highly producing या producer area of the jute in India. And अब इसका यूटिलाइज कहाँ होता है? गनी बनती हैं, बोरियां बनती हैं, कारपेट बनती हैं, है ना. और इसमें बैग्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, रोप बनते हैं. रोप मतलब रस्सियाँ भी बनती हैं. तो कॉटन में आपने देखा होगा कि कॉटन के जो रोप्स होते हैं या उसकी कारपेट होती है, एक हाई प्रोफाइल होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है. ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन गेनिंग रिक्वायर हाई स्किल लेबर एंड हाई लेबर इंटेंसिव भी है. और इसमें इसके प्रोडक्शन में ओवरऑल यू कैन से दिस दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी एंड स्किल लेबर ओवर हियर. ज़्यादा लेबर, स्किल ज़्यादा और स्किल. दूसरी चीज़ इसमें प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इसे रेट थोड़ा सा फेसिंग करने पड़ता है सिंथेटिक इंडस्ट्री से. क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि कॉटन इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री फेसिंग स्ट्रिक्ट कंपटीशन विद द सिंथेटिक इंडस्ट्री. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो वो कह रहा था कि द मेकिंग फॉर गनिंग बाय द जूट, दिस इज एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी प्रीसियस, है ना. एंड द सिंथेटिक बैग्स आर इजी and a low rate due to the raw material for providing in India for synthetic bags or synthetic carpet and etc. are rate of the low. मतलब प्लास्टिक की बोरियां सस्ती रहेंगी और इसके महंगी रहेंगी. दिस द रीजन. सो जो महंगा बेचता है सो दे फेस द स्टेट कंपटीशन. आपको पता है चाइना के खिलौने भारत में बिकते हैं. तो ड्यू टू क्योंकि हम लोग रेट पे डिपेंड करते हैं, बाजार में जाने के बाद रेट पे डिपेंड करते हैं कि रेट सस्ता कहाँ है. ओवरऑल पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट यही है, पूरी दुनिया के ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट भी ओवरऑल यही है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन को यही चीज़ तो ये चीज़ जो है अपन को देखना है. तो थैंक यू गाइस. नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये पूरा करा देंगे. ओके, थैंक यू.